नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डेगनाला रोग। डेगनाला रोग गाय और भैंस में पाया जाने वाला एक रोग है। इसे पूंछ कटवा रोग भी कहा जाता है। ये जनरली ऐसे पशुओं में पाया जाता है जिन्हें स्पेशली धान की पराली पर पाला जाता है, जिसे पैडी स्ट्रॉ भी कहते हैं। कुछ एरिया में आज भी पशुपालक पशु व्यवसाय के प्रति सतर्क नहीं है। कुछ पशुपालक कम उत्पादन वाले पशुओं को तथा छोटे बछड़ों को बछड़ियों को गेहूं का भूसा और धान की पराली पर ही पालते हैं। सबसे पहले डेगनाला रोग 1930 में शेखपुरा जिले में पाया गया, जो फिलहाल में पाकिस्तान में स्थित है। देग नदी पर, जिसे देग नाला भी कहा जाता है, वहां पर पहली केस देखी गई थी, इसीलिए इस रोग का नाम देग नाला रोग है। वहां से फिर ये रोग भारत के अलग अलग राज्यों में देखा गया, जैसे कि गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल। डेगनाला ये रोग उन राज्यों में कॉमनली पाया जाता है जहां धान की खेती हो रही है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा। ये रोग सर्दी के मौसम में ज्यादा देखा जाता है, मेनली नवंबर और दिसंबर माह में। इस सीजन में धान निकल जाता है। पशुपालक धान की फसल काटने पर इसे वही खेती में रख देते हैं। वहां पर ये कभी बारिश में गीला होता है या फिर इसे गीली जगह पर रखा जाता है, या पशुपालक भाई क्या करते हैं, इसे बिना सुखाए इसका ढेर लगाकर रख देते हैं। यह अच्छी तरीके से ना सूखने की वजह से इस धान में क्या होता है, धान की पराली में मॉइस्चर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर नमी रह जाती है, और इस नमी की वजह से इस धान की पराली पर फ्यूजारियम नाम का फंगस, जिसे हिंदी में हम फफूद कहते हैं, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ये फुफुद पैदा होने की वजह से क्या होता है, ये फुफुद माइकोटॉक्सिन तैयार करते हैं। माइकोटॉक्सिन मतलब क्या होता है, ये फुफुद द्वारा तैयार किया हुआ एक प्रकार का विष है, उसे ही माइकोटॉक्सिन कहते हैं। ये माइकोटॉक्सिन वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो रक्त नलिकाएं हैं उन्हें सिकुड़ने का काम करते हैं। इसकी वजह से जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज मतलब जो एंड वाले एरिया है ना बॉडी के, जैसे कि पैर हो गए, पूंछ हो गई, कान है, थन है, इन्हें ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। और ठंडी की वजह से भी क्या हो रहा है, हमने बोला ये रोग कब दिखाई दे रहा है हमें, दिसंबर और नवंबर में। तो उस समय पे ठंडी है, जैसे कि अभी का सीजन, तो ठंडी की वजह से भी सेम होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो रक्त नलिकाएं हैं वो सिकुड़ने लगती है, और बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज है, जैसे कि हमने पहले बताया, पैर है, पूंछ है, कान है, थन है, इन्हें ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। बाकी भी चीज़ें होती है, जैसे कि ये रोग कमज़ोर पशुओं में ज़्यादा दिखाई देता है। फिर जिन पशुओं में परजीवी की मात्रा ज़्यादा है उन पर ये रोग बहुत जल्दी अटैक करेगा। फिर जिन पशुओं का हीमोग्लोबिन लेवल कम है उनमें भी इसका संक्रमण बहुत जल्दी से दिखाई देगा। अगर इस गेहूं के भूसे और धान की पराली पर फंगस है तो ये पशुओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, पशुओं का उत्पादन कम होगा। फिर जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कि यंग जो पशु हैं अपने फार्म पर, उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा, पशुओं के शरीर पर जख्म हो रहे हैं और ये सड़ने लगते हैं, और आगे चलकर ऐसा भी होता है कि पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। डेगनाला ये रोग संक्रामक नहीं है, मतलब कि एक पशु से दूसरे पशु में ये नहीं फैलता है, पर फिर भी आप देखेंगे कि एक ही पशुपालक के पास इसके बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, एक ही पशुपालक है, मतलब कि वो पशुपालक सभी पशुओं को वही धान की पराली और वही गेहूं का भूसा खिला रहा है। तो क्या है, वो धान की पराली तो फफूद से इन्फेक्टेड है ना, तो वही धान की पराली सब पशु खा रहे हैं, तो सभी में फिर ये संक्रमण दिखाई देगा। ये रोग गाय और भैंसों में देखा जाता है। गाय की तुलना में इसके केसेस भैंस में ज्यादा है, और उनमें भी यंग पशुओं में, मतलब कि अभी जो विकासनशील स्टेज में है, ऐसे बछड़ों और बछड़ियों में ये रोग ज्यादा पाया जाता है।
पहले इस रोग की शुरुआत पैरों पर सूजन से, मतलब घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर ज्यादा सूजन दिखाई देगी। आगे आप देखेंगे तो कुछ केसेस में आपको आंखों पर भी सूजन दिखाई देती है। पूंछ जो है वो ड्राई हो जाती है, यहाँ पर जख्म होती है और गैंग्रीन होने लगता है, मतलब पूंछ सड़ने गलने लगती है। इस पूंछ को स्पर्श करने पर ये ठंडी लगती है। इस प्रकार की परिस्थिति ही दोनों कानों की है, दोनों कान भी ड्राई हो जाते हैं। आप अगर देखेंगे ना तो कान में आपको या फिर किसी भी हिस्से में जो ड्राई हुआ है वहां पर आपको डिमार्केशन दिखेगा। कुछ हिस्सा जो है वो एकदम ड्राई हुआ और कुछ हिस्सा जो है वो अच्छा। तो जो अच्छा हिस्सा है इसका मतलब है वहां पर ब्लड सप्लाई हो रहा है, और जो ड्राई हुआ है वहां पर ब्लड सप्लाई बंद हो गया। तो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से ये एरिया एकदम ड्राई हो जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर गैंग्रीन सेट हो जाता है, और फिर ये सड़ने लगता है, फिर गलने लगता है और गल के नीचे गिर जाता है। कुछ केसेस में आप देखेंगे तो ये ऐसे सिम्टम आपको मुंह के सामने वाला जो हिस्सा है जिसे हम थुथुन कहते हैं, मतलब मसल, वो भी ड्राई हो जाता है, वहां पर भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे। फिर जीभ जो है वो भी ड्राई हो जाती है और गलने लगती है। पैरों के बाल झड़ने लगते हैं, आगे चलकर यहाँ जख्म होने लगेगी, और पैर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो भी सड़ने लगता है। कुछ केसेस में खुर भी झड़ने लगते हैं और यहाँ की हड्डी आपको दिखाई देने लगेगी। अभी पैरों में इतनी जख्म है तो ऑब्वियस है कि पशु चल नहीं पाएगा। वो बहुत बार उठने की कोशिश भी करता है, पर वहां पर दर्द होने की वजह से ये पशु उठ नहीं पाता है। और ऐसी धान की पराली जो इन्फेक्टेड है वो खाने की वजह से पशुओं की भूख जो है वो कम हो जाती है। ऑब्वियस है, जब पशु की भूख कम होगी तो वो उसका वजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, पशु कमजोर फील करने लगेगा, और धीरे धीरे डायरेक्टली उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होगी, उसकी उत्पादन क्षमता कम होगी, उसकी प्रजनन क्षमता कम होगी। पशुओं में टेम्परेचर अगर आप देखेंगे इस रोग में तो ज़्यादातर केसेस में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं होता, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। और कुछ केसेस में आपको ये टेम्परेचर कम भी दिखेगा, मतलब हाइपोथर्मिया की सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वही यहाँ पे रहेगा। तो पशुओं में टेम्परेचर आपको लेना हर पशुपालक को आना चाहिए, और डिजिटल थर्मामीटर का आप उपयोग करेंगे तो कभी भी बेहतर है। तो डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग कर आपको कैसे टेम्परेचर लेना है इस विषय का हम बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप वो एक चीज़ आप पक्का बिल्कुल सीख लीजिए। हम सभी पशुपालकों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि हर साल जब भी आप धान निकालें तो धान की पराली जो है वो उसे अच्छे से सूखने दें, और सूखने के बाद ही इसका ढेर लगाइए। और ये ढेर भी, लगाया हुआ ढेर भी जो है वो भी आपको सूखी जगह पर ही लगाना है, ठीक है। अभी अगर ऐसा समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर डेगनाला रोग आया है तो फिर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो धान की पराली आप खाने को दे रहे हैं उसे खिलाना बंद करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम से आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पशुओं को अच्छे से ड्राई की हुई पराली को ही खिलाना है, ठीक है। अगर धान की पराली खिलाना बंद करना आपको पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे मुमकिन ही नहीं है धान की पराली निकालना, तो फिर मैं क्या करूं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पराली की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये सजेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट में कि ये जो पराली है इसे खिलाने के 2 घंटे से पहले इसे पानी में भिगो के रखिए। तो पानी में कैसे भिगोना है, 1 किलो पराली के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है, और उसमें थोड़ा सा 2-3 घंटे आप भिगो के रखिए। इसकी वजह से क्या होगा, इस पराली पर जो टॉक्सिन है, सिलिका है या फिर कुछ डस्ट है, तो ये कुछ हद तक निकल जाएंगे, और ये पराली थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी, तो पशुओं को खाने में भी मजा आएगा। दूसरा क्या है, पराली की बाकी भी ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि अल्काली ट्रीटमेंट होती है, फिर अमोनिया की ट्रीटमेंट भी की जाती है, फिर यूरिया ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यूरिया ट्रीटमेंट के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। भविष्य में हमें जब भी चांस मिलेगा ना, हम श्योरली इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना पसंद करेंगे, पर अभी के लिए आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि हमें क्या करना है। पानी का एक द्रावण बनाना है, मतलब पानी में यूरिया डालना है। तो ये आप कैसा करेंगे, सबसे पहले तो हमको 4 किलो यूरिया के लिए हमें 40 लीटर पानी लगेगा। मतलब जैसे आपको ऐसा कंसिडर करते हैं हम कि हमारे पास 100 किलो पराली है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, 4 किलो यूरिया लेना है 40 लीटर पानी में, और इसका एक द्रावण बनाना है, और ये द्रावण का छिड़काव आपको 100 किलो की पराली पर करना है। और कैसे करना है, समान रूप से करना है, एक ही जगह पे वो द्रावण नहीं गिरना चाहिए। उसके जो स्टैक्स होते हैं पराली के, तो हर स्टैक के बीच में और ऊपर में ऐसे आपको डालते जाना है, ठीक है। और फिर इसे क्या करना है, पॉलिथीन शीट में या फिर आप गनी बैग भी ले सकते हैं, उसमें आपको इसे 3 से 4 हफ्ते के लिए पैक करके रखना है।
और फिर 4 हफ्ते के बाद मतलब कि 1 महीने के बाद ये पशुओं को खिलाने के लिए रेडी हो जाता है। इससे क्या होता है, ये स्वादिष्ट होने की वजह से पशु इसे चाव से खाने लगते हैं। दूसरा, ये पचन के लिए आसान है। पचने के लिए आसान क्यों है? क्योंकि यूरिया से बना है अमोनिया, और ये अमोनिया नाइट्रोजन की लेवल को बढ़ाता है, जिसका उपयोग रूमेन में स्थित माइक्रोब्स मतलब कि सूक्ष्म जीव प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं। पर हम पशुपालकों को यही सजेस्ट करते हैं कि ये जो इन्फेक्टेड धान की पराली है या फिर गेहूं का भूसा है, इसे खिलाना आप बंद कर दीजिए। इसे जल्द से जल्द हमें खिलाना बंद कर देना है, तो ही हमारे पशुओं के लिए अच्छा रहेगा। शरीर पर अलग अलग जगह पर जख्म हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमको इन जख्मों को पोटेशियम परमैंगनेट के द्रावण को बनाकर उससे धो लेना है, और बाद में यहाँ पर एंटीसेप्टिक दवाई लगानी पड़ेगी। एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो आते हैं वो लगाने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, डिग्नाला रोग में पेंटासल्फेट मिक्सचर दिया जाता है। तो इस रोग से ग्रसित जो भी जानवर हैं उनको पेंटासल्फेट मिक्सचर हमें खिलाना पड़ेगा। ये क्या होता है कि जैसे पेंटासल्फेट मतलब कि नाम से आपके समझ में आया होगा, ये 5 सल्फेट का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, ऐसे 5 सल्फेट होते हैं। आपको यहाँ पर टेबल में दिखेगा, ये सामने जो है ये इसका प्रमाण है। ये मार्केट में अवेलेबल है और ये आपके वेटरनरी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे, और वो आपको उसका लेवल भी बताएंगे कितना देना है। वैसे इसे 30 ग्राम दिया जाता है हर पशु को। बड़े पशुओं को 30 ग्राम दिया जाता है और छोटे पशुओं को 15 ग्राम दिया जाता है। तो ये ना जनरली 15 से 20 दिन तक दिया जाता है। पर उसके पहले अगर आपको ऐसा दिखता है कि जो इसके सिम्टम्स है रोग के या फिर जो लक्षण है वो सबसाइड हो गए, मतलब खत्म होते गए, तो फिर आपको इसे बंद कर देना है। एंटीडिग्नाला लेकर भी पशुओं को पिलाने के बहुत सारे फायदे हैं, ये भी दिया जाता है। फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती है। पशुओं में लक्षणों की तीव्रता कैसी है उस आधार पर आपके वेटरनरी डॉक्टर्स यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करके देंगे। फिर आपको इसमें लिवर टॉनिक भी देना है। और इस रोग से ग्रसित जो पशु है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो सकती है, तो उसे बढ़ाने के लिए भी आपके डॉक्टर्स दवाई देंगे। फिर यहाँ पर हॉट फोमेंटेशन मतलब कि सिकाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सिकाई के लिए आपको क्या करना है, आप गर्म पानी का उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आपको हॉट बैग्स भी मिलते हैं, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जिस एरिया पर आप हॉट फोमेंटेशन हम करते हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और इससे घाव जल्दी बढ़ने में मदद होती है। फिर पशुओं को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर भी देना है, जैसे हम देते हैं बड़े जानवरों में 100 ग्राम तक और छोटे जानवरों में 50 ग्राम तक। मिनरल मिक्सचर जो है ना, इसका कैसे इफेक्ट होता है कि ये पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है मिनरल मिक्सचर देना। वैसे भी डेली हमारे जो उत्पादन क्षम जो पशु है ना, उनमें तो देना ही चाहिए। फिर आपको जो पशुओं का जो शेड है उसे स्वच्छ रखना है। पशुओं के शेड में नियमित रूप से फिनाइल का उपयोग करें साफ करने के लिए, या फिर आप चूने का पानी बनाकर उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय